चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। और ये सेट्स होता क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, ये इसकी जो थ्योरी है जर्मन मैथमेटिशियन ने डेवलप की है, उसका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, ठीक है, ही वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन। और उसने ये थ्योरी क्यों डेवलप करी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फेस करते हैं, है ना। जैसे हमें एक कलेक्शन मिला मोबाइल फोन्स का, कलेक्शन ऑफ पेन्स मिला, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कार, है ना। एक बहुत रिच पर्सन के पास कलेक्शन ऑफ कार्स है, कलेक्शन ऑफ बाइक्स, ठीक है। तो जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड फेस करते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी हमें कुछ ऐसी कलेक्शंस मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले तो हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पेंसिल्स, ओके, कलेक्शन ऑफ बाइक्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मोबाइल फोन्स, सो कलेक्शन ऑफ कैमरा फोन्स, कलेक्शन ऑफ कैमरा DSLR कैमराज। तो ये सब हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। ऐसे ही मैथ्स में भी हमें कलेक्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या हो गया 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज हमारे पास एक अननोन है जिसका स्क्वायर 100 से कम है, ठीक है, और ये जो अननोन है बेटा ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ऐसा नेचुरल नंबर। तो मैंने किसी को सॉल्व करने को दे दिया, मैंने किसी को बोला बेटा बताओ मुझे वो नंबर्स कौन कौन से। आप खुद सोचो, ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर 100 से छोटा है और वो साथ में नेचुरल नंबर है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जो कि इसमें फॉल नहीं करेगा। तो बेटा इसके क्या क्या आंसर हुए? इसके आंसर्स हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वो सारे नंबर हैं जिसका स्क्वायर 100 से कम होगा और वो साथ में नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब इस आंसर को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करें? इकट्ठा, है ना। तो दिक्कत थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, बोला कि सेट ऑफ दीज नंबर्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स, ये इसका आंसर हो गया। तो इसीलिए इन्होंने सेट की मैथ्स में जरूरत पड़ी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब जो कलेक्शन है, कलेक्शन हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है कि हम डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाए कि उस कलेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मैथमेटिशियन इसके अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा? गाइस इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ओके।
मे बी एक बच्चा बोल दे कि सर मैंने तो एक मैगजीन में लिखा देखा था कि ये बेस्ट मैथमेटिशियंस है, बट गाइस हो सकता है मैगजीन उनको फेवर कर रहा हो, है ना। मैगजीन तो होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियंस को बेस्ट बता देंगे, ठीक है। तो गाइस इट शुड नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है। तो होता क्या है, हम डेफिनेटली डिसाइड कर पाए कि उस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट उनका कलेक्शन, तो गाइस उसमें श्योर हुआ कि इसमें कौन सा बच्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मैथमेटिशियन इसके अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा? गाइस इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ओके। मे बी एक बच्चा बोल दे कि सर मैंने तो एक मैगजीन में लिखा देखा था कि ये बेस्ट मैथमेटिशियंस है, बट गाइस हो सकता है मैगजीन उनको फेवर कर रहा हो, है ना। मैगजीन तो होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियंस को बेस्ट बता देंगे, ठीक है। तो गाइस इट शुड नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है। तो होता क्या है, हम डेफिनेटली डिसाइड कर पाए कि उस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट उनका कलेक्शन, तो गाइस उसमें श्योर हुआ कि इसमें कौन सा बच्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वीक्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहला ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक पर्सन डेफिनेटली डिसाइड कर पाए कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने बोला कि बेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट 5 एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो गाइस आप बताओ इज इट वेल डिफाइंड कलेक्शन? नो, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, ओके। हो सकता है कोई बच्चा बोले ये 5 एक्टर्स बेस्ट है, दूसरा बोले नहीं ये 5 एक्टर बेस्ट है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ओके। बट यहां पे सेट की डेफिनेशन क्या है? इट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट्स है which are distinct from each other, which are distinct from each other, ठीक है गाइस, ये भी जरूरी है गाइस, इस पे कम जगह फोकस किया होता है, बट मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के पास डिफरेंट कलर्ड पेंसिल है, ठीक है, डिफरेंट कलर के, उसके पास लेकिन 2 रेड है, 2 रेड कलर्ड पेंसिल है, ठीक है, 2 रेड कलर्ड है और एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। तो गाइस कलेक्शन में हम ये थोड़ी बोलेंगे इसके पास 2 रेड, हम बोलेंगे ही हैज अ कलेक्शन ऑफ रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड पेंसिल, ठीक है। तो इसीलिए जो सेम आता है उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलेक्शन तो बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन मतलब कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ। अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, तो गाइस ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? क्योंकि हमें डेफिनेटली पता होगा कि कौन सा रिवर इस कलेक्शन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, वी कैन डिसाइड इट,
ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ कलेक्शन ऑफ, आपने बोला कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो गाइस ये वेल डिफाइंड ऑफ, दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो इसके अंदर गंगा रिवर आएगा, बिल्कुल है ना, गंगा रिवर इस कलेक्शन में आएगा। नील रिवर आएगा क्या? आपको पता होगा ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि इंडिया में नहीं है, सो ऑब्वियसली ये इसमें इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो हियर वी कैन डेफिनेटली डिसाइड कि वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल कम इन दिस कलेक्शन और नॉट। ठीक है, ठीक है गाइस। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, ओके। तो मैं अब सपोज कलेक्शन ऑफ all vowels, collection of all vowels in English alphabet। ठीक है, तो गाइस कौन कौन से वॉवल्स होते हैं आप बताइए। एक तो होता है ए, एक होता है आई, ई, ओ, यू, है ना गाइस। हम डिसाइड कर पा रहे हैं इसमें कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली इट्स अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ तो सेट है, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ तो वो सेट नहीं है। ठीक है, ओके। लेट्स से किसी ने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट रनर्स इन इंडिया, गाइस इज इट वेल डिफाइंड कलेक्शन? नो, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हो सकता है कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग ये लोग बेस्ट रनर्स हो इंडिया के, बट हो सकता है एक पर्सन के अकॉर्डिंग ये लोग हो। सो इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आप बोले कि सर मैगजीन तो कहता है कि ये तीनों बेस्ट है, बट गाइस ये भी तो हो सकता है कि इंडिया में कुछ रनर्स ऐसे हो जो दूसरों की नजरों में आए ही ना हो। ठीक है, ओके। तो गाइस हमें यही देखना है कि कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट होगा। ठीक है, ओके। तो गाइस आप देखिए ये आपका एक कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर which are factors of 12। दैट मीन्स इस कलेक्शन में वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 12 के फैक्टर्स होंगे। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर के लिए बेस्ट ये होता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, उसके बाद क्या आया 4, तो 4 यहां रिपीट हो गया। दैट मीन्स ये 6 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ओके। तो 1 2 कौन कौन से फैक्टर हो गए? 3 4 6 12। तो जो इनका कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बिकॉज क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बिकॉज एक क्राइटेरिया है यहां पे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, है ना। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा, ये हर पर्सन के लिए इस कलेक्शन में यही नंबर्स होंगे। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ये एक सेट होगा और ये सेट है। सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज करते हैं। ठीक है, इट्स अ सेट और हम इस सेट को कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं वो पूछूं गाइस क्या 5 इस सेट को बिलोंग करता है? 5 सेट बी को बिलोंग करता है? आप बोलोगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, सेट बी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या 3 इसको बिलोंग करता है? आप बोलोगे 3 डेफिनेटली बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो गाइस हम
मैथ्स में अंग्रेजी कम यूज करते हैं, बिलोंग्स टू को हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स 3 बिलोंग्स टू सेट बी, और डज नॉट बिलोंग्स टू को तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, यहां 5 है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ऐसे लिख दिया सेट बी, ठीक है, ओके। तो हम ऐसे रीड करते हैं, लेकिन जब लिखते हैं मैथ्स में तो ऐसे लिखेंगे। हम ऐसे रीड करते हैं बट जब मैथ्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल का नाम है, वैसे ये सिंबल ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक सिंबल, ओके। और इसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। थोड़ा सा साइलेंट इसमें एप्सिलॉन लग रहा हो आपको, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका नाम नहीं है, इस सिंबल का नाम नहीं है, बट मीनिंग क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है। और साइंस वाले तो ये हमेशा ही पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये सिंबल देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस मैं इसको अब रब कर रहा हूं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कि हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करेंगे और नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। तो सबको पता है सेट क्या होता है, क्या होता है सेट गाइस, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। सो इफ वी हैव वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, तो वो एक सेट कहलाएगा, है ना। और अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो एक सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये सेट है, और सेट कब नहीं होगा, नॉट अ सेट, दैट मीन्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है गाइस, ओके। गाइस मैं यहां पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है, दो कैटेगरी में बात कर रहा हूं मैं। दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल लूंगा मैं कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो गाइस आप बताएं कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, कौन कौन से होंगे, सबको पता है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या यहां पे एक क्राइटेरिया है ना जिसके थ्रू इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड पर्सन डेफिनेटली डिसाइड कर सकता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये सभी पर्सन के लिए सेम ही होगा। तो इसीलिए इट्स अ सेट, इट्स अ सेट, ठीक है गाइस, इट्स अ सेट। अगर मैं आपसे ऐसे बोलता कलेक्शन ऑफ 3 इवन नेचुरल नंबर, ओके, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन है बट किसका, 3 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो गाइस क्या करोगे, हां, हो सकता है शर्मीली यहां पे इनका कलेक्शन ले ले 2, 4, 6 का, और हो सकता है हबीबा शायद इसका कलेक्शन ले ले, है ना, ठीक बोल रहा हूं। यहां पे ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, 3 इवन नेचुरल नंबर लेने, बट कौन से लेने ये नहीं पता। तो यहां पे एक पर्सन डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकता इसमें कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, और अगर डिसाइड कर भी लिया तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे कि देखा आपने, ये ओम ने लिया, ठीक है, ओके, और ये अंशिका ने ले लिया, ठीक है। ओम ने 3 नेचुरल नंबर कौन से लिए, इवन वाले 2, 4, 6, अंशिका ने कौन से लिए 6, 8, 10। तो क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो इसलिए एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, इसलिए ये नॉट अ सेट के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। अगर ऐसा होता कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स,
ठीक है, अब यहां पे 3 नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन कौन से वाले? पहले 3 तो श्योर है सबको 1 2 3 आएगा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा, है ना, हर कोई इसमें कौन से मेंबर्स लेगा? 1 2 3, तो इसीलिए ये एक सेट है, ठीक है, ओके, सो दिस इज अ सेट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम बेस्ट राइटर्स का की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो गाइस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ पर्संस बेस्ट राइटर हो इंडिया के, बट हो सकता है वही सेम पर्सन दूसरों के लिए बेस्ट राइटर ना हो, है ना, तो यहां पे ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ठीक है, ओके, तो ये सेट नहीं होगा। हो सकता है आप बोले सर मैंने तो मैगजीन में लिखा हुआ देखा था कि ये बेस्ट राइटर्स है इंडिया के, बट बेटा ये भी तो सकता है कि वो मैगजीन उसको फेवर कर रहा हो। आपने देखा होगा डिफरेंट मैगजीन डिफरेंट लोगों की रैंकिंग कर देती है। जब हम कॉलेज की रैंक की बात करते हैं तो एक मैगजीन ने टॉप कॉलेज दिखाए, दूसरे मैगजीन ने टॉप कॉलेज दिखाए, दोनों की टॉप कॉलेज थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है, तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इसीलिए ये आपका सेट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है? कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो गाइस इसमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये फैक्ट्स है ना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, ठीक है, ओके ओके, ऑब्वियसली बुक तो हम सेम ही उठाएंगे, ठीक है, तो गाइस ये सेट है, इट्स अ सेट, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करता हूं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ, देखो जब भी क्वालिटी की बात आएगी, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है बेटा कि किसी बुक ने मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट निकाली हो, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ एनिमल्स एक्सप्लोर ही ना किए गए हों, उनके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज ही ना हो कि वो कितना डेंजरस है। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वाले डेंजरस है बिकॉज उनसे उनको डर लगता है, कुछ लोगों के लिए ये वाले डेंजरस है बिकॉज उनको इनसे डर लगता है, ठीक है, ओके, तो यहां पे ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन तब होता है जब एक क्राइटेरिया हो डिसाइड करने का कि इसमें कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, और वो पर्सन टू पर्सन फिर वेरी ना करें, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है गाइस, ओके। अगला है कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, सबको पता है इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इवन भी हो प्राइम भी हो, है ना। अब वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो कौन सा हुआ? 2, ठीक है, ओके, सो दिस इज द सेट, है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ठीक है, ओके। मैं इसको आपको नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, है ना, ऑफ वर्ल्ड। तो गाइज आप खुद बताओ, हम गर्ल्स की बात करें, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ वर्ल्ड, तो गाइज आप बताओ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स जो हैं क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगी? कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि जिसके थ्रू मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाए? ठीक है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है आप बोलो सर वो जो मिस वर्ल्ड होता है वो भी तो क्राइटेरिया है, बट गाइस वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट क्राइटेरिया पे बेस कंपटीशन कराती है ना। लेकिन हो सकता है
किसी को मिसवर्ड बना दिया हो और कुछ पर्सन उसके फेवर में ना हो, बोले कि नहीं ये तो गलत बनाया है ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं तो भाई हो सकता है किसी के लिए काजोल बहुत ब्यूटीफुल हो, है ना, काजोल एक्ट्रेस, और किसी के लिए काजोल जो है ब्यूटीफुल ही ना हो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, फ्लोइंग इन इंडिया। तो गाइस यहां पे क्राइटेरिया है कि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका एक कलेक्शन है ना, ओके। तो ये तो फिक्स रहेगा, है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता। तो ये एक सेट है, ये सारे के सारे सेट है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। मैं अगला ले रहा हूं गाइस, अगर मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ 4 रिवर्स, 4 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, ठीक है, ओके। तो गाइस क्या ये सेट है? आप सोचो, हो सकता है कुछ लोगों को लगे सेट है, बट गाइस ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो मैंने 2 फॉरेनर को भेजा, मैंने बोला बेटा तू 4 रिवर्स की लिस्ट बना जो कि इंडिया में फ्लो करती हैं, और तू भी बना। तो हो सकता है ये दूसरे 4 रिवर लिख दे इंडिया के, और ये दूसरे 4 रिवर लिख दे इंडिया के, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना, क्योंकि इंडिया में 4 ही रिवर्स थोड़ी ना, बहुत सारे रिवर्स है। ये कोई 4 लिख देगा, ये कोई 4 लिख देगा, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है गाइस, ओके ओके। अब गाइस कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं, बताता हूं, समझाता हूं प्री डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो गाइस सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एंड काउंटिंग नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो गाइस इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं? ये वाले, है ना। अब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका ना एक नाम पहले से प्री डिफाइंड है कि इसका नाम जो है हमेशा हमें n लेना है, ठीक है। तो ये जो n है ये नाम फिक्स है किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ये नाम हम किसी और सेट के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर वो उसका नाम रखना है तो उसका नाम वो गलती से भी n नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि n जो है इस चैप्टर में मैथ्स में फिक्स है किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो पैदा होता है तो क्या उसका नाम हम प्राइम मिनिस्टर रखेंगे? प्राइम मिनिस्टर नहीं ना, ठीक है, ओके। मान लो एक फैमिली है, उसमें एक बच्चे का नाम है सिवाय, अब दूसरा बच्चा हुआ तो क्या दूसरे बच्चे का नाम भी सिवाय रख देंगे? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये ऑलरेडी मैथ्स में फिक्स है। ऐसे ही और भी है, लाइक एक होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एक लेटर है z, ठीक है, z गाइस, z, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? i, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सबको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ये क्या है? इंटीजर्स है। हालांकि अगर मैं आज की डेट में पूछूं ना बच्चों इंटीजर्स की एग्जांपल दो, तो सॉरी इंटीजर्स की डेफिनेशन दो, तो बहुत कम बच्चे इंटीजर की डेफिनेशन बताते हैं सही, ज्यादातर लोग गलत ही बताते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो हो सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, है ना। बट उसमें वो एक गलती कर रहे होते क्या कि नेगेटिव नंबर तो मैं -4.2 भी ले सकता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, आपको ये बोलना चाहिए नंबर्स विदाउट हैविंग डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब उसमें ना तो डेसिमल पार्ट हो ना फ्रैक्शनल पार्ट हो, मतलब ये वाला डेसिमल पार्ट हो ही ना, है ना। अगर ऐसा है ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट हो ही ना, मतलब नंबर्स विदाउट हैविंग एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट
एंड इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो वो आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैंने यहां लिख दिया नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए +1 या -1, +1 या -2, +1 या -3, +1 या -4। ठीक है, तो गाइज इस सेट के लिए क्या नाम है, फिक्स, Z फिक्स है। ठीक है, या फिर I, या फिर आपका I है। ठीक है, हम इसका नाम Z या I रखते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके। जनरली ज्यादातर बुक्स में Z यूज किया जाता है, I बहुत कम बुक्स में यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज Q डिनोट्स सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो गाइस हम ये Q जो लेटर है किसी दूसरे सेट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट मींस सेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक होता है Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव मींस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप सबको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। उसके अलावा Q पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक और है R पॉजिटिव। तो ये सारे सिंबल फिक्स है। ठीक है, जब भी आपको Q दिखेगा मींस सेट ऑफ रैशनल नंबर, R दिखा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, Q पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, R पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है गाइस, ओके। इनके अलावा कुछ और भी प्री डिफाइंड सेट्स हैं। ठीक है, मैं इसे प्री डिफाइंड बोलता हूं बिकॉज मैथ्स में ये इस चैप्टर में पहले से डिफाइंड है कि इसका क्या मीनिंग है। आप n को किसी और सेट के लिए के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे कि W मींस सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से होल नंबर होते हैं, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ये आपके होल नंबर है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट है W के बाद आप T ले सकते हो। T इज सेट ऑफ irrational नंबर्स। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, लेट्स से वी हैव अ सेट A, सेट है, दिस सेट इज सेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, तो इफ आई राइट 2 3 1, तो गाइस ये दोनों सेट सेम ही सेट है, बिकॉज यहां पे ये मैटर नहीं करता कि ऑर्डर के एलिमेंट्स किस ऑर्डर में इस सेट के अंदर लिस्टेड है। आप यहां देखो ऑर्डर के 1 2 3, यहां पे 2 3 1 है, तो वही एलिमेंट ना, इसका कलेक्शन ऑफ 1 2 एंड 3। इसके पास भी तो वही कलेक्शन है 1 2 3 1, है ना भाई, दो शॉप है, इसके पास भी सेम कलेक्शन, इसके पास भी सेम कलेक्शन। ठीक है, ओके। तो गाइस ऑर्डर मैटर नहीं करता कि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस ऑर्डर में लिस्टेड है। ठीक है, ओके। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं गाइस मैं। लेट्स से वी हैव अ सेट C. Set C is a set of all letters forming the word class. ओके, तो गाइस क्या बोला, ये उन लेटर्स का सेट जिससे ये वर्ड बना है क्लास। तो बच्चे लिखेंगे C, फिर L, फिर A, फिर S, है ना। ठीक है,
कई बार बच्चा 2 बार एस लिख देता है, बट गाइस 2 बार एस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग होने चाहिए। तो जो दो एक जैसे हैं उसको 2 बार ही लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम बताएंगे तो बोलेंगे हमारे पास कलेक्शन है CLAS का। ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, यहां पे आप सोच रहे होंगे ये कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने। जनरली हम इन्हें एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें लेटर्स कैसे हैं, कैपिटल लेटर है, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर लिखा और लिख यहां पे कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ओके। अदरवाइज जनरली ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 4, कितने ऑब्जेक्ट्स है 4, एक ही बात है ना। हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। अच्छा, अगर कोई इसको ऐसे लिख दें LASC, तो क्या अलग हो जाएगा, दे बोथ आर सेम। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला गाइस सेम सेट है। ठीक है, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके 2 वे हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जिसे कि हम रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड। ठीक है गाइस, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो गाइस अगर मैंने लिखना है कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखना है, इसमें रूल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, जिसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है ना। यहां लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है गाइस, तो गाइस ध्यान देना जरा यहां पे। इसको जब हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3, बिकॉज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर तो यही होगा। ठीक है, तो गाइस ये जो मैंने लिखा है इसमें मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को सिंपली लिस्ट कर दिया है, मतलब इससे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है ना, कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो गाइस इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म है ना। यहां पे एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी गई है कि भाई इसमें 1 2 3 आएगा, और हमेशा कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज जरूर करेंगे। तो ये जो सेट है दिस इज रिटन इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। लेट्स से इसका नाम है ए। तो अगर मुझे इसी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ चीजें। इसका मतलब या फिर सिंपली इसका मतलब, दोनों का मतलब है सच दैट। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं तो बच्चों को बोलता हूं कि बेटा मैथ्स इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मतलब हम अंग्रेजी लिखने की कोशिश कम करते हैं, जब हम लिखते हैं तो सिंबल ज्यादा यूज करते हैं। तो सच दैट लिखना है तो वहां पे ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। ठीक है, और भी बड़े सारे सिंबल्स होते हैं, बट अभी मैं इसका यूज करने जा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं गाइस, मैं लिख के दिखा रहा हूं इसको, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, तो बताता हूं कैसे लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे गाइस, जब हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कि भाई इससे सेट तो कर्ली ब्रेस से तो इंक्लोज होगा ही होगा। अब इसमें एक एलिमेंट आएगा, एक नहीं आएंगे तो बड़े सारे एलिमेंट, लेकिन हम एलिमेंट का एक जनरल नाम रख देंगे कि भाई इसमें एक्स आने वाला है। क्या आने वाला है, एलिमेंट आएगा एक्स। ठीक है, अब एक्स एलिमेंट आएगा, बट वो एक्स एलिमेंट है क्या,
मतलब इट विल कंटेन एक्स, यहां पे लिख रहा हूं सेट ए, इसका मतलब है सेट ए विल कंटेन एलिमेंट एक्स। अब यहां लिखेंगे सच दैट, ये है सच दैट, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं सच दैट। उसके बाद आप एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स के बारे में लिखेंगे कि एक्स क्या है, तो आप यहां लिखेंगे एक्स इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। गाइस आप यहां पे अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप मैथ्स में अच्छे होना चाहते हैं तो मैथ्स का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ओके। जैसे कि सी, मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया इस सेट को, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेट ए में एक एलिमेंट आएगा, कैसा एलिमेंट आएगा वो यहां लिख दिया, नाम क्या इसका एक्स, कर्ली ब्रेसेस इंक्लोज करेंगे सेट है तो फिर लिखिए, फिर उस एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स इज सच दैट की जगह क्या आ गया, अब एक्स के बारे में बता दिया कि एक्स इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। और भी तरीके हैं लिखने के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं सी, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोबारा, मैं मैथ्स का यूज करना चाहूंगा, एक्स दिस सेट ए, इसमें ए में एक एलिमेंट आएगा, एक नहीं मतलब एलिमेंट आएगा, एलिमेंट का नाम क्या है एक्स। अब वो एक्स है क्या, यहां लिख देंगे एक्स है क्या, ठीक है। तो हम एक्स के बारे में लिख सकते हैं यहां पे कि एक्स इज लेस देन 4, ठीक है। एक्स 4 से कम है, बट 4 से कम तो 3.5 भी होता है। और साथ में एक बात और लिख देंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट एन। बिलोंग्स टू सेट एन का मतलब क्या है, जब भी एक्स लेंगे कहां से लेंगे, सेट एन से लेंगे। सेट एन का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर, मतलब एक्स को हमेशा नेचुरल नंबर के सेट में से लेना है और 4 से छोटा होना चाहिए। तो गाइस कौन कौन से आएंगे आप ही बताओ, है ना, एंड मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो 4 से कम और साथ में इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से आएंगे, 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3, है ना, तो यहां आ गया, ठीक है गाइस। तो देखो आप यहां पे जो मैंने एक सेट लिखा है रोस्टर फॉर्म में, मैंने उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, दोनों इसके सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप एक ही सेट को कई डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ये भी है, और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक किसी ने ऐसा लिख दिया घुमा फिरा के कि सर ये सेट है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस बना दिया इसलिए दोनों तरफ, इसके अंदर एक्स आएगा, ठीक है। अब एक्स क्या है, यहां पे आपने एक्स के बारे में लिख दिया कि एक्स इज अ फैक्टर, एक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर किसका, फैक्टर ऑफ 6, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6 बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 6। गाइस आप देख रहे, तो आप बताओ 6 के फैक्टर कौन कौन से, वो भी पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव फैक्टर। तो 6 के पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6। तो x क्या है, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 6 है, तो 1 2 3 6, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है x 6 नहीं हो सकता, तो यहां पे x आना है, तो x क्या क्या है 1 2 3। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये फिर से सेट ए आ गया, ठीक है गाइस। तो एक ही सेट को आपने 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि इसका एक ही सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, ये पहला था, इसको आपने, इस पहले को आप देख सकते हैं, आपने ऐसे, आपने ऐसे, आपने ऐसे, तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा चलो और देखते हैं, लेट्स से ऐसा है 1 4, यहां पे 9 16 25 36 49, ठीक है। तो गाइस ये है सेट ऑफ 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है। तो यहां पे
आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर बच्चे ध्यान से देखें तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स जितनी उसकी अच्छी होंगी, मैथमेटिकल स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, उतने बेटर वे में वो जल्दी से लिख पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, इट इज फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना, इट्स द फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। मतलब बच्चा ऐसा भी लिख सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, इट विल कंटेन एक्स, है ना। अच्छा, सच दैट का सिंबल ये भी होता है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंबल ये भी होता है, मतलब इसके अंदर एक्स आएगा। अब ये सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है गाइस। तो गाइस आप बताएं ठीक है या नहीं है, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इसमें एक्स आएगा, है ना। अब बेटा अगर ये सेम क्वेश्चन में लिखना है तो यहां पे ये नाम दिया तो यहां पे ये नाम नहीं देंगे, है ना, बी नाम देंगे, बट ये मैं एक अलग क्वेश्चन अभी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वापस ये नाम दे सकता हूं, मतलब जैसे एक ही घर में हम 2 बच्चे के नाम कभी सेम रखते हैं क्या, नहीं रखते ना। ऐसे ही एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट चीजों का नाम सेम नहीं हो सकता, बट अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है। तो यहां पे एक्स इज सच दैट, यहां पे एक्स के बारे में लिखेंगे, एक्स क्या है, मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू बेटा एन स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया एक्स क्या है एन स्क्वायर, बट एन क्या है, एन तो 1.1 भी हो सकता है, तो 1.1 का होल स्क्वायर तो वही 1.21 हो जाएगा, है ना। तो आपको यहां पे एन को डिफाइन करना चाहिए, है ना। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं एन एज लेस देन 8, 8 से छोटा हुआ, 8 से छोटा तो 5.5 भी ले लेगा, तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स एन स्क्वायर है बट एन 8 से छोटा है, तो अभी भी गलत है, अधूरा है। अगर आप अधूरा लिखेंगे तो इसमें तो बच्चा 5.5 का होल स्क्वायर भी ले आएगा। तो एन 8 से छोटा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बट इसमें तो 5.5 6.5 भी आ रहा है, 6.7 भी आ रहा है। तो साथ में यहां लिखना चाहिए एंड n belongs to set of natural number। अब ठीक है कि भैया n 8 से छोटा होगा और वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, मतलब n हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो n नेचुरल नंबर में से लेंगे, तो यहां पे डालेंगे 8 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा, 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर है ना 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 8 ले सकते हैं क्या, 8 हम n को ले ही नहीं सकते। तो गाइस मैंने इसको और इसको, ठीक है गाइस। तो होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं। हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, उसको हमने कन्वर्ट करके देखा सेट बिल्डर फॉर्म में। थोड़ा सा मैं इसका उल्टा करके दिखाता हूं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ सेट्स लिखते हैं यहां पे, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये रहा सेट ए, यहां मैंने लिख दिया, इसमें x आएगा, है ना। अब x के बारे में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। x -3 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, और यहां इक्वल टू लिख दिया, मतलब 3 के बराबर भी हो सकता है। साथ में अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो दिक्कत है, यहां तो 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा। साथ में यहां पे कुछ और भी गिवन है, x बिलोंग्स टू z। अब गाइस बिलोंग्स टू z का मतलब क्या था, z मींस सेट ऑफ इंटीजर्स, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन इसके बीच के -3 से 3 के बीच के, मतलब -3, देखो नंबर लाइन पे समझाता हूं, ये रहा -3 और ये रहा 3, तो -3 से बड़ा मतलब ये नहीं लेंगे, -3 से बड़ा लेंगे, ठीक है। और कहां तक, 3 तक, बट 3 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, इसलिए यहां पे मैंने डार्क सर्कल कर दिया, मतलब ये पॉइंट भी है, ठीक है। इसके बीच के सारे इंटीजर्स लेने, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे गाइस बताएं जरा। -3 लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे, -3 तो लेना ही नहीं है, इक्वल टू नहीं है।
बट उससे बड़ा -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, इंटीजर्स लेने 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है गाइस, क्या गाइस और कुछ लेना है? 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बिकॉज x इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी हमने सीखा कि इस वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम आगे करेंगे, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कौन सा आएगा? x। मान लिया कि एलिमेंट इसके अंदर x है, ये क्वेश्चन गिवन होगा सच दैट, अब x के बारे में लिखा होता है x इज अ 2 डिजिट नंबर। x क्या है? 2 डिजिट का नंबर है ना। whose sum of digits is 7। ठीक है, जिनके डिजिट्स का सम कितना होगा? 7 होगा। तो ऐसे सारे 2 डिजिट नंबर इसके अंदर आएंगे, बिकॉज इसके अंदर तो x आएगा, और x क्या है? 2 डिजिट का नंबर जिनके डिजिट्स का सम 7 है। तो आप बताओ गाइस कौन कौन से होंगे? रेंडमली बच्चा सोच सकता है। 43 है ना। आप देखो ये 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट्स का सम क्या है? 7 है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आ सकता है, बट हमें रेंडमली नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक यहां पे कैसे लिखेंगे? देखो, यू विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर। अच्छा, बच्चे के माइंड में 07 भी आ सकता है, क्या ये आएगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। इसमें कोई एक्स्ट्रा फालतू नंबर लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये 07 तो आएगा ही नहीं, ये 2 डिजिट नंबर होता ही नहीं है। यहां पे एक बढ़ा देंगे 1, यहां पे एक घटा देंगे 6। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 16, क्योंकि टोटल 7 होना है। तो फिर से यहां पे एक बढ़ा दिया 2, इसे एक घटा दिया 5। ठीक है गाइस, तो टोटल कितना हो गया? 7, ये आपका 25। फिर से यहां पे एक बढ़ा दिया 3, इसमें एक घटा दिया, तो क्या आ गया? 34। उसके बाद एक और बढ़ा दिया 4, और यहां पे 343। फिर एक और बढ़ा दिया 5, ये 52। नेक्स्ट इज 61। ठीक है गाइस, हो गया? क्या हो चुका है? बेटा अभी नहीं हुआ है, यहां पे एक नंबर कम है। अगर आपने कोई भी इसमें एलिमेंट की कमी छोड़ दी तो भी गलत हो जाएगा, या कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। कौन सा रह गया? 61 के बाद 70 तो हो सकता है, बिकॉज इट्स अ 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स का सम 7 है। तो दैट मींस ये गलत है। अभी ऐसे ठीक करते, क्या आना चाहिए? 70। अब ठीक है, तो ये जो सेट यहां पे लिखा हुआ था ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, अब हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं गाइस। ठीक है, ओके। लेट्स से हमारे पास यहां पे एक दूसरा सेट दे रखा है बी। ठीक है, कैसे फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, सच दैट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब होता है सच दैट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है गाइस, और यहां पे लिख दिया n इज लेस देन 4। ठीक है, और यहां पे लिख दिया n 4 से कम है। तो अगर n 4 से कम है तो 4 से कम तो बच्चा कुछ भी ले सकता है, बच्चा 0 भी ले सकता है, बच्चा -1 भी ले सकता है ना। तो वैसे यहां पे और भी चीजें गिवन है। वैसे अगर इतना लिखा है तो वो बच्चा 3.2 भी ले सकता है, 3.1 भी ले सकता है, बट यहां पे साथ में लिख दिया है n इज नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब n को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ही लेंगे, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेंगे। और ये बोलता है 4 से कम लेना है, मतलब सिर्फ 3 ही वैल्यू लेंगे। कौन कौन सी? 1 2 3। तो गाइस ये गिवन है, कौन से फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो बड़ा आसान है, आपको ये बस अच्छे से एनालाइज करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेचुरल नंबर लेना है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। इसका क्या मतलब है? लेस देन 4। तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई? 1 2 3। अब n को जब यहां डालेंगे तब x की वैल्यू आएगी, है ना, बिकॉज x क्या है? n के टर्म्स में है।
तो n की वैल्यू पे 1 2 3 डालूंगा 1 बाय 1, बिकॉज हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, x है। तो जब तक x के बारे में नहीं पता रहेगा हम नहीं पता कर पाएंगे कि सेट क्या है। तो जब n 1 है आप यहां n को 1 डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, जब n 2 है, क्योंकि n 2 हो सकता है, आप फिर से यहां पे n की जगह 2 डाल दो। ठीक है, ये कितना आ गया 3/2, ये कितना आ गया 5/3। एक और n 3 भी हो सकता है, जब n 3 है आपको n यहां पे 3 डालना है, 7/4। n4, क्या n4 ले सकता हूं? नहीं, बिकॉज यहां लिखा हुआ है n इज लेस देन 4। ठीक है गाइस, तो ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो बस n की 3 ही वैल्यूज थी, तो n की इन वैल्यूज पे x की वैल्यू आ गई है। x की पहली वैल्यू क्या है 3/2, दूसरी क्या है 5/3 और तीसरी 7/4। तो गाइस ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, मतलब इसमें एक रूल दिया होता है जिसके अकॉर्डिंग सेट बना हुआ हो। नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहां पे एक रूल लिखा हुआ है एलिमेंट्स के बारे में, यानी इसके अकॉर्डिंग सेट को बनाया गया है। तो वो हमने यहां पे बना के दिखा दिया। तो गाइस ये था सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि सेट बिल्डर में गिवन है आप रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर में गिवन है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि रोस्टर में गिवन है, लेट्स से हमारे पास एक सेट है बी, ये गिवन है रोस्टर में, ध्यान देना है, रोस्टर में गिवन है 1 8 27 एंड 64। अब गाइस आप सोचो इसको हम कैसे लिखें, तो कहीं कहीं आपके एनालिटिकल स्किल्स भी काम आएंगी। आप इस नंबर्स को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ये क्यूब है, ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है। ठीक है, ओके। तो गाइस क्या करें, बहुत सारे तरीके इसको लिखने के। पहला तरीका, सॉरी यहां मैंने बी लिखा था तो ये क्या होगा, बी ये होगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन में हम सेम नाम नहीं ले सकते दोबारा। अगर ये दोनों एक ही क्वेश्चन में होता तो मैं यहां पे बी ले रहा हूं तो यहां पे भी बी नहीं लेता, बिकॉज क्या किसी घर में आप दो बच्चों के सेम नाम रखते हैं? नहीं रखते हैं, है ना। हाँ, अगर डिफरेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, फिर सेम नाम हो सकता है। जैसे डिफरेंट घर में, इस घर में एक बच्चे का नाम रीता है, इस घर में भी एक बच्चे का नाम रीता हो सकता है, बट सेम घर में नहीं रखते, है ना, टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, हमें बी दे रखा है। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर किसी को दिख गया कि सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, 1 क्यूब, ये 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये 4 क्यूब, अगर किसी को ऐसा दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट बच्चे क्या करेगा, और टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब दिखेगा आपको। ठीक है, बच्चा बोलेगा सर इसमें एक्स आएगा, है ना। अब क्या लिखते हैं, सच दैट। आप ये वाला सिंबल लिखे चाहे ये वाला सिंबल लिखे, एक ही बात है। आप ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों का मतलब क्या है, सच दैट। तो इसमें एक्स आएगा। अब एक्स के बारे में लिख रहे हैं, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू, कैसा लग रहा है ये, एन क्यूब टाइप लग रहा है, एन क्यूब, एक्स इक्वल टू एन क्यूब। लेकिन अब n, क्या n को मैं 5 लिख सकता हूं? नहीं ना, तो n को 4 तक ही लिखना है, 1 2 3 4। तो बच्चे ऐसे लिख देंगे, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके। हो सकता है दूसरा बच्चा ऐसे ना लिखे, दूसरा बच्चा बोले सर मैं तो ले रहा हूं n इज लेस देन 4, 4 से कम ले रहा हूं n को, और 4 के बराबर भी लूंगा क्योंकि 4 भी लेना है ना। लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट, यहां पे 3.5 भी ले सकता है, तो 3.5 का होल क्यूब भी आएगा। तो साथ में वो लिख देगा यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो गाइस अगर ऐसे लिखता है कोई बच्चा तो ये भी इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज दोनों का एक ही मतलब है। ये दोनों सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो यही आएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो अब हमने इसको कन्वर्ट किया सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। कोई डाउट है? और भी तरीके हो सकते हैं, एक एक सेट को हम कई कई वे में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक और हो सकता था, बोलता एक बच्चा बोलता सर इट विल कंटेन एक्स सच दैट एक्स इज क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। एम आई राइट? क्या बोला उसने? इसमें एक्स आएगा और एक्स क्या होगा? क्यूब्स होगा किसका? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 उनका क्यूब। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं। सर इट विल कंटेन एक्स, तो यहां पे लिख देते हैं एक्स, फिर यहां पे लिखते हैं सच दैट। सच दैट का सिंबल आपको पता ही है, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। आगे क्या आएगा? यहां लिखेंगे एक्स के बारे में, एक्स एज अ क्यूब, क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है गाइस, तो गाइस ये भी एक इसका तरीका है लिखने का। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बोल रहा हूं, एक एक सेट को हम एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कई डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन गलत नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। सो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अच्छा मैं एक और ले लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन और, वन मोर। ओके, लेट्स से किसी ने यहां पे लिखा हुआ है सर मेरे पास एक सी सेट है, उसने लिखा हुआ 2/3, यहां पे 3/4, यहां पे 4/5। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, आपको थोड़ी सी अच्छी सी एनालिटिकल स्किल लगानी पड़ेगी। चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा, पहले लिखने का तरीका तो ये होता है कि सर इसमें एक्स आएगा, लिख दिया ना, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर है? यहां पे गिनती है 2 3 4 है ना, 2 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है गाइस, तो आप बोल सकते हैं अगर ऊपर n है तो नीचे एक ज्यादा है n+1, लेकिन सबसे पहले आप देखो यहां पे n है तो उससे एक ज्यादा n+1, n है n+1, बट सबसे पहले n की वैल्यू क्या आएगी? क्या 1 ले सकते हैं? अगर मैं यहां 1 लेता हूं तो ये क्या आएगा? 1/2। यहां पे 1/2 नहीं है, तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे 2 आएगी, मतलब 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। 2 से बड़ा क्यों? क्योंकि 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। गाइस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि n की जो वैल्यू है 2 से बड़ी और बराबर और 4 से छोटी और बराबर, मतलब 2 3 4 ले सकते हैं, है ना। और इसमें साथ में ये भी आ रहा है कि 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। तो गाइस x क्या है? n/n+1। कई बार बच्चों को ये वाली चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, तो इसके अलावा आप यहां पे सिंपली भी लिख सकते हैं क्या कि सर जो n है वो होगा 2 3 4। उसने सिंपल बोला 2 3 4 डालो सर, इसमें आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखा था अभी, x इक्वल्स टू n/n+1। ठीक है गाइस, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप देखो इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया और ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, ओके। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट करेंगे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा गाइस हम बहुत, जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है 1,2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ्स का यूज करूंगा। देखो x² x-1 x-2 इक्वल्स 0। आप देखो ये और ये दोनों एक ही है। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या बोलना चाहता है? इसके अंदर x आएगा। अब x इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे? 1 और 2। अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करने बैठ जाएं तो क्या आएगा? ये आएगा और साथ में ये आएगा। यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू 2, तो ये यही तो बोल रहा है कि सर x की वैल्यू 1 और 2 है, तो यहां पे हमने, और इसमें x आएगा मतलब 1 और 2 आएगा, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बस ये दिखा रहा था कि देखो मैथ्स का भी कैसे यूज कर सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में था, हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इसमें x आएगा सर, x इज द सॉल्यूशन ऑफ x minus 1 into x minus 2 equals to 0। ठीक है गाइस, कोई डाउट है क्या? तो ये तरीका है। या फिर इसके लिए कई बार बच्चे लिख सकते हैं ऐसे
इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह ये भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 और 2 आएगी। ठीक है गाइस, तो बस मैं ये बोल रहा हूं, देखो इसको हमने ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम कई तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हो सकता है पीछे आंसर कुछ और हो, आपने कुछ और लिखा हो। ठीक है, तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे और स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। हो सकता है आंसर में ये वाला लिखा हो, बट टीचर समझ जाएगा जब आप लिखोगे तो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने ये लिख दिया तो टीचर को पता है सही लिखा आपने। तो गाइस मैं आपको एक ये दे रहा हूं क्वेश्चन, गिवन है -2, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड राइट इट। ठीक है, इन एज मेनी एज वेज यू कैन राइट। ठीक है, जितने तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं प्लीज लिखें। ठीक है, और डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट करें। ठीक है, आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो गाइस अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे इसे। ओके, वन 2 3 4 5। ठीक है, चलो एक और ले लेता हूं मैं यहां पे। गाइस ये एक सेट है। ठीक है, अब अगर ये सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज, कितने एलिमेंट है। कई बार बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बोल देते हैं। गाइस गलत है, 6 नहीं है, कितने हैं, 5 हैं। क्यों, क्योंकि इस ब्रेसेस के अंदर कॉमा से जो जिनको सेपरेट किया गया है, ठीक है, वो आपके एलिमेंट्स हैं। तो ये और ये पूरा, बिकॉज इन दोनों कॉमा के बीच में ये है, ये दोनों कॉमा के बीच ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, और ये है और ये है, तो कितने एलिमेंट है इसमें, इसमें 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है, 5। तो अगर मैंने पूछा गाइस इसके बीच में क्या लगाओगे, ये वाला लगाओगे या ये वाला लगाओगे, एलिमेंट होता है 1 ए को बिलोंग करता है तो ये लगाएंगे, बिलोंग नहीं करता तो ये लगाएंगे, है ना, क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है, 1 ए को बिलोंग करता है तो कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिखा होता, तो गाइस क्या ये इसका एलिमेंट है, कौन सा था, ये वाला या ये वाला एलिमेंट, मतलब ये अंदर एज इट इज पड़ा हुआ ऐसे के ऐसा, इसमें तो सिंपली 1 है, विद ब्रैकेट थोड़ी ना है, तो यहां पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगर मैंने पूछा 3 है, 3 एलिमेंट का मतलब होता है कि ये अंदर एज इट इज पड़ा हुआ एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में ये है और ये पूरा है और ये है और ये है, तो क्या 3 इसका ए का एलिमेंट है, गाइस नहीं है, बिकॉज ये एज इट इज एलिमेंट के फॉर्म में पड़ा होना चाहिए। 5 ही एलिमेंट के फॉर्म में पड़े, ये और ये पूरा कंप्लीट और ये। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा किसी ने बोला सर ये है, आप बताओ ये है कि नहीं एलिमेंट के फॉर्म, एलिमेंट ए का, ये ए का एलिमेंट है, आप देखो ये एज इट इज ए में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एलिमेंट है। बट अगर मैंने बोला सर ये बताओ, ठीक है, आप बताओ क्या ये ऐसे क्या ऐसा इसमें ए में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं, तो ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस विल नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा 5 इसके अंदर एज इट इज पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट है, बिल्कुल है, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, सो प्लीज कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू गाइस।